जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये BSSC इंटर स्तरीय का नया पब्लिकेशन यानी एडुटेरियास के द्वारा लिया हुआ ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आपको बता दें कि 2-3 दिन से मैंने आपको सेट आपके बंद कर दिया था, चूँकि हमारे पास बुक उपलब्ध नहीं थे। मैंने अपने चैनल पर जो है वो प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करा चुका है। खान सर का भी प्रैक्टिस सेट करवा चुका है और जितना भी प्रीवियस ईयर का भी पेपर है सारे के सारे बुक मैंने करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेटेड रहेंगे। सारे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट से जाइए और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये एडुटेरिया का सेट नंबर 1 है और यहाँ से आपकी जो सेट प्रैक्टिस होगी वो कंटिन्यू होगी। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि 6.5 pH मान वाले 1 विलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। अच्छा, pH का मतलब होता क्या है? तो pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, कुछ और जैसे pH मान की हम बात कर लें तो मानव के मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6 याद रखेंगे। नींबू का pH मान कितना होता है? 2.2। वहीं पर ब्लड का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जब जैसे कोई भी एसिड या कोई भी चीज़ जो होता है वो अम्लीय कैसे होगा और उसका pH मान अम्लीय कब होता है और pH मान कितना अधिक या ज़्यादा कम होने पर, pH मान उस जो है कम होने पर या ज़्यादा होने पर वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इस बात का पता हम कैसे करेंगे? तो ध्यान में रखेंगे, आप 7 को मिड पॉइंट पर लेंगे। 7 से जिसका वैल्यू कम होगा वो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। आप सिंपल सा बात समझेंगे। 7 से पहले यानी आप समझिए कि ए आएगा सबसे पहले, तो आप अम्लीय डालिए और जो है क्षारीय को आप बाद में डालिए। ठीक है। अच्छा, इसका रेंज कितना होता है? तो 0 से 14 तक इसका रेंज होता है pH वैल्यू का। ध्यान में रखेंगे, जिसका pH वैल्यू 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो उदासीनीकरण होता है, उसको हम उदासीनी विलयन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। रंग में परिवर्तन बिल्कुल सही है, गैस किसी गैस का बनना सही है, उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन होना, ये तीनों के तीनों सही, यानी स्टेटमेंट नंबर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान ले कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है यानी संश्लेषण करता है, या जब कोई पदार्थ 2 या 2 अधिक पदार्थों में विभाजित यानी डिकम्पोज हो करके उसका गुण और वैशिष्ट्य बदल जाता है, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि लोहे पर जंग का लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का फट जाना, अगरबत्ती का जलना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में बता दें आपको कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ निम्न घटनाएं भी हो सकती है। वो घटनाएं क्या क्या होती है? तो एक तो रंग में परिवर्तन, दूसरा जो है वो किसी गैस का बनना और प्रकाश का उत्सर्जन, यानी तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको मैच कराने के लिए है कि तो नायलॉन को आप मैच कराइए फाइबर से, ऑप्शन नंबर 3। PVC को मैच कराइए थर्मोप्लास्टिक से और बेकेलाइट को मैच कराइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैद्युत शक्ति की SI यूनिट क्या है? तो वैद्युत शक्ति के जो SI यूनिट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 वाट हो जाएगा। वहीं पर विद्युत विभव का वोल्ट हो जाएगा और एम्पियर किसका हो जाता है? तो एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का और कार्य एवं ऊर्जा दोनों का क्या हो जाएगा? जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? आंसर लगाइएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। बता दें कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 ईस्वी में, कब? वर्ष 1968 ईस्वी में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल W, नोट करिएगा,
ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्शल डब्ल्यू नीरनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिकी कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किसी प्रकार की कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है कैसे? तो जीवाश्म ईंधन प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवित जीवों के मृत अवशेष से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? कहता है कि एम्फीबिया बताता है, यानी एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो एम्फीबिया जो है ऑप्शन नंबर 4, जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को हम एम्फीबियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन लगभग होता है, यानी लगभग नहीं, मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन क्या होता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होता है जरा जान लीजिए। तो मृतोपजीवी में मशरूम में पोषण का तरीका है जो जीव मर जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों का क्षय करते हैं, उनका उपयोग मृतोपजीवी पोषण में भोजन के रूप में किया जाता है। इसलिए मशरूम अपने भोजन के लिए मृत और सड़े गले गैस जैसे कुछ अन्य अवयवों पर आधारित मृतोपजीवी होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, शीतकाल में जो है ये पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। इसका बल ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है कि ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, M.N. साहा की। बता दें कि C.V. रमन को जो है आयनीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो भौतिक वैज्ञानिक, इनका नाम है मेघनाद साहा। क्या नाम है? मेघनाद साहा ने। जबकि C.V. रमन की बात कर ले तो C.V. रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन इफेक्ट क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए। कहते हैं कि ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की श्यानता क्या होगी? तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा द्रव की श्यानता भी घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो है ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या मैंने आपको कहा कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है। साथ ही साथ कोशिका द्रव में कोशिकाओं के विभिन्न अन्य घटक या अंगक मौजूद होते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम आदि भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए। कहते हैं कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखिएगा। विलियम हेनरी ब्रैग। बता दें कि ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रिग ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के। ने जो है इन्होंने 1915 ईस्वी में, कब? 1915 ईस्वी में भौतिक का विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से जो है नोबेल अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान में रखेंगे कि जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, जिसको आप ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है, तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ या अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आप आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ध्यान में रखेंगे, इसका अगर रूल हम बता दें तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औरक्त किरण का जो है उपयोग रात्रि की दृष्टि में किया जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी?
आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, एक्स किरण की ऊर्जा अधिकतम होगी। आपको बता दें कि ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न कुछ जो है कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्रम आप जान लीजिए। जैसे जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संदर्भ में तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले जो आता है वो रेडियो तरंग आ जाता है। उससे जो है ये कम से हम ज़्यादा की ओर लेकर के चल रहे हैं। कैसे? कम से ज़्यादा, तो रेडियो तरंग से ज़्यादा हो जाएगा, फिर माइक्रोवेव का, इससे ज़्यादा हो जाएगा अवरक्त किरण का जिसको आप अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं। इसके बाद किसका हो जाएगा? दृश्य प्रकाश का, इसके बाद जो है परावैगनिक किरण का, इसके बाद एक्स किरण का, और सबसे ज़्यादा जो होता है ऊर्जा किसका होता है वो गामा किरण का। इसको आप नोट कर लीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 का 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में सबसे किसकी ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी? लीजिए, अभी तो मैंने बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो है वो 16 में ही बता दिया। 16 नंबर प्रश्न एक बार फिर से पढ़ ले। 16 तो मैंने आपको बता दिया ना, सूक्ष्म 16 का क्या मैंने आपको आंसर बताया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? तो आंसर तो हो जाएगा इसका सी, अवरक्त किरण। और 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्स किरण हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में सब किसकी ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी? तो एक्स किरणों को। इसी को आप सबसे कम से ज़्यादा देख लीजिए। तो सबसे पहले रेडियो तरंग, सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों? तो रेडियो तरंग। इसके बाद जो है इससे ज़्यादा माइक्रोवेव, फिर अवरक्त तरंग विकिरण, इसके बाद दृश्य प्रकाश, फिर परावैगनी विकिरण, फिर एक्स किरण, और सबसे अधिक जो ऊर्जा होता है वो गामा किरण को होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई बॉन्ड आबंध कितने होते हैं? यानी बॉन्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान में रखेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र O3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, धारा का रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? आंसर लगाएंगे 20 का ऑप्शन नंबर 1, एलियोवली वाली भाग में जो है गैसीय विनिमय होता है। एलियोवली के बारे में जान ले तो एलियोवली जो है वे होते हैं जहां फेफड़े एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। वायु से सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन एलियोवली में होकर के रक्त में जाती है और यहां से पूरे शरीर ऊतक तक पहुंचती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नासिका। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित में से है, निम्नलिखित है, तो उसमें कौन कौन इसमें पूछ रहा है कि सही है और कौन जो है गलत है? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं 22 का ऑप्शन नंबर 4, 3 और 4 सही है। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद इनकी जड़ें जो है मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, तो 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा कांसा। लेकिन एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि पीतल में जो तांबे का परसेंटेज है वो 68 से आपको 71% मिलेगा, जबकि शेष में आपको जस्ता मिलेगा। वहीं कांसा की बात कर ले तो कांसा में 88% तांबा मिलेगा, 12% जो है वो टीन मिलेगा। जर्मन सिल्वर की बात कर ले तो जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है, और गन मेटल में जो है ये 85% जो है तांबा और 10% टीन और 5% जिंक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि आधुनिक अनुवांशिक के जनक की उपाधि किसे दी जाती है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ग्रेगरी जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र भाग को क्या कहेंगे? हम स्त्री केसर कहेंगे। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। स्त्री केसर का जो मुख्य कार्य होता है वो पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना होता है। अंडाशय जो है इसमें एक अंडाशय भी होगा, तो अंडाशय अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है जिसके ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के पास
21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 शीतल महाजन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो कुल 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न दिया गया है। तो अच्छा, किन्हें किन्हें दिया गया है भारत रत्न? तो जरा ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका आंसर मैं आपको ध्यान में रखेंगे कि 5 लोगों को मिला है। 5 लोगों में कौन कौन है? तो जिसमें जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, ध्यान में रखिएगा, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं PV नरसिम्हा राव एवं हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जो है ये भारत रत्न दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी स्वामी भद्राचार्य एवं गुलजार दोनों को। अगला प्रश्न है, कहता है कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टिना पिस्जोकोवा। ये कहाँ की है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे ये चेक गणराज्य की रही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगा सागर, क्या है, बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर लगाएंगे 23 का ऑप्शन नंबर 1 विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक लगा लीजिए, जहां दिमाग में छापना छाप लीजिए। 11 रूल्स ऑफ फॉर लाइफ, क्या है, 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 चेतन भगत। अच्छा, लीह किनन के पुस्तक का नाम क्या है? तो इन्होंने लेटेस्ट बुक का नाम है इनका कीप योर फ्रेंड्स गोज, क्या है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज। वहीं पर मार्गरेट एटवुड की बात कर लें तो 14 डेज, क्या, 14 डेज। और रघुराम जी राजन का लेटेस्ट बुक का नाम लें तो ध्यान में रखेंगे ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? आंसर लगाइएगा नीतीश कुमार। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों 33 का, ये नालंदा का एक गांव है जिसका नाम है कोसियामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि 2022 से 23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नंबर पर सबसे अधिक जो लाभार्थी हुए वो बिहार के, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद फिर तमिलनाडु को मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? VVI क्वेश्चन है, नोट करिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 1 लियोनेल मेसी। कमाल की बात में इसका सब कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बुक में अच्छा दिया हुआ है। जीके भी हमने पढ़ा, साइंस भी पढ़ा और अभी हम करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो लोग प्रैक्टिस में होंगे निश्चित इस क्वेश्चन को आप मारेंगे। आप ध्यान में रखेंगे, अभी आप IPL का सीजन चल रहा है। IPL में जो है ये बार बार सबका बैंक कौन करके एक प्रचार दिखा रहा होगा। तो उसमें जो धोनी साहब हैं कि हम सबका बैंक कौन, तो SBI। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। इसके बारे में थोड़ा जान ले तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम था जो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक जो है ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया। इसमें गांधी जी द्वारा साबरमती में 78 अनुयायियों के साथ 221 मील, ठीक है, की यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी में पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम
जो है शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया है? तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 बख्त खां को। जरा बख्त खां के बारे में जान ले। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था। क्या था ये? पख्तून था, है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वह एक सूबेदार पद के पद पर अवस्थित था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल, क्या नाम था उसका? बड़े पुत्र का नाम क्या था? मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहुरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व जो करता था वो बख्त खां ही था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये जो है रहनुमाई मजादान सभा, इसकी स्थापना 1 अगस्त, नोट करिएगा, 1 अगस्त 1851 ईस्वी को बंबई में किया गया था। इस सभा ने मुख्य रूप से पारसियों की सामाजिक स्थिति का उत्थान और प्राचीन पवित्रता के लिए पारसी धर्म के प्रति बहाली पर ध्यान केंद्रित किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जरा जान लीजिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। वहीं पर हम खुदाई खिदमतकार की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में, नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। और सोशल सर्विस की बात कर ले तो 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? आंसर लगाएंगे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जिसको आप AIWC भी कहते हैं, की स्थापना 1927 ईस्वी में पुणे में हुई थी। इसमें जो है महिलाओं और बच्चों के शैक्षिक प्रयासों में सुधार करने हेतु इस संगठन का गठन किया गया था। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान लीजिए कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो महारानी, नोट करिएगा, महारानी चिमनूबाई गायकवाड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थी। जबकि प्रथम सचिव कौन थे? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रतिपादित किया गया था? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 HD देवगौड़ा के कार्यकाल में। बता दें कि गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। इसका प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में जो है विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने 1996 ईस्वी में किया था, जो है 1996 ईस्वी में किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रश्न देखिए, कहता है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन सा था? तो श्रीगुप्त। जबकि अंतिम शासक कौन था? वो विष्णुगुप्त था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, किस मौर्य वंश स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 संकिसा स्तंभ के ऊपर। यह है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, वहीं पर यह स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित पारित किया था तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? VVI क्वेश्चन नोट करिएगा। तो ध्यान में रखेंगे 45 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा कौन थे उसका कांग्रेस के अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर 2 मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। वे वर्ष 1940 ईस्वी में, यानी कौन? मौलाना अब्बुल कलाम आजाद 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा 1941 से 45 तक के बीच में, 41 से 45 के बीच में 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अब्बुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
2 नंबर। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियों का महत्व क्या है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्राचीन ज्ञात विज्ञापन की बातों की चर्चा, राजाओं की जीवन की चर्चा की प्राप्ति और धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, तो 47 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 लोदी वंश। इसके हम अगर शासनकाल की बात कर ले तो इसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जबकि इस वंश का संस्थापक कौन रहा था, तो बहलोल लोदी रहा था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को, जिसको 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बलबन का मकबरा। प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो 49 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मैं आपको डायरेक्ट कालानुक्रम यानी काल बता देता हूं, बाकी आप अरेंज कर लेंगे। तो 50 का सबसे पहले तो आप जान लेंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, प्रथम हुआ था 1191 में। वहीं पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी, तो 1296 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई थी। ठीक है, अफगान षड्यंत्र कब हुआ था, तो लगभग 1325 ईस्वी में। और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था, तो इसका सेशन रहा था 1325 से लेकर के 1351 के बीच में, यानी 1325 के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख चुनाव कौन करता है, तो 51 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा इसकी चुनाव की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो 52 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो 53 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आप साफ शब्द में कह लीजिए ना कि 3 महीना में 13 दिन कम। ध्यान में रखेंगे कि संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था, तथा अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संपन्न हुई। इस प्रकार जो है भारत के संविधान को बनने में कुल समय जो लगा वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो आंसर लगाइएगा इनमें से तो कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बता दें आपको कि जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और वायु आक्रमण की स्थिति में करते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, आंसर लगाइएगा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के तहत किया जाएगा। इसका चर्चा किस में किया गया है, तो आर्टिकल 75 में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी जो कि 3 जनवरी को होता है उसको हम उपसौर कहेंगे, और 4 जुलाई जो कि सबसे दूर होता है उसको हम अपसौर कहेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो 58 का आंसर लगाइएगा मेघालय जो है सीमा साझा
नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, फिर आपको मैच कराना है। एक तरफ आपको कंट्री जनजातीय समूह दे दिया है और दूसरी तरफ कंट्री दे दिया है, तो मैच कराइएगा। इजराइल को आप यहूदी इसके साथ मैच कराइए। डेटा को लीबिया के साथ, टेढ़ा है यहाँ पर, डेटा नहीं बल्कि टेढ़ा होना चाहिए, तो टेढ़ा को आप लीबिया के साथ मैच कराइए और वीजा को जो है मिस्र के साथ मैच कराइए और लूर को ईरान के साथ। तो आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देता है। तो आंसर लगाइएगा पछाप कपासी मेघ। अगला प्रश्न के नीचे चार जो है आपको फिर मैच कराने की बात कर रहा है और लंबाई से आरंभ होकर के सबसे छोटे यानी सबसे बड़ा नदी कौन है, सबसे बड़ी। इसके बाद इस क्रम में तो सबसे आपको डायरेक्ट हम लंबाई बता देते हैं। तो महानदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 851 किलोमीटर। वहीं पर गोदावरी नदी की बात कर ले तो 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की बात कर ले तो 1400 किलोमीटर और नर्मदा नदी की बात कर ले तो 1312 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, 3 2 4 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील यानी किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो 62 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पीर पंजाल लघु हिमालय में है, बिल्कुल सही है। कंचनजंगा लघु हिमालय नहीं बल्कि ट्रांस हिमालय में, ध्यान में रखेंगे। काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय में है, एक बार इसको देख लीजिएगा। करेवा जो है वो कश्मीर हिमालय में है, यानी 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है दोस्तों, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो 64 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। प्रश्न की भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता, यानी क्या नहीं कराता। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्यात आयात बैंक को ये जो है उपलब्ध नहीं कराता है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब थी। तो नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। इसका बार बार जिक्र आपसे पूछता है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी जो स्थापना हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है। तो 66 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, यूनियन बजट 1992-93। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। आंसर लगाइएगा 67 का ऑप्शन नंबर 4, आर्द्र भूमि संरक्षण से। इसके बारे में आप जान लीजिए कि 1971 ईस्वी में, कब, 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसलिए इसे आर्द्र भूमि के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आर्द्र जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो सुंदरबन डेल्टा, ये भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी है, ध्यान में रखेंगे। जबकि इंडिया का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो कौन है दोस्तों, तो हिमालय प्रदेश की जो है रेणुका भूमि, कौन सा, रेणुका आर्द्र भूमि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, कहता है सभी जीव जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको मैं बता दूं 69 का, आप पहले ध्यान में रखेंगे। क्लोरोमाइसिन टाइफाइडोनासी बिल्कुल सही है। क्रिस्टल वायोलेट प्रतिरोधी बिल्कुल सही है। क्विनोन मलेरिया रोधी, ये तीनों के तीनों सही। यानी एस्प्रिन जो है निषेचक नहीं बल्कि जी ये दर्द निवारक दवा का नाम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है क्या। तो बेसल कन्वेंशन प्रदान करेगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के प्रागमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि
जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसके लिए मानक मापदंड है? तो 71 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अपमापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वियतनाम की राजधानी पूछ रहा है, तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगा हनोई। वहीं पर लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। निकोसिया की हम बात कर ले तो साइप्रस की राजधानी जो है वो निकोसिया है। और काराकास जो है दोस्तों किसकी राजधानी है? तो ये वेनेजुएला की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? आंसर लगाइएगा सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो आप ध्यान में रखेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी भी प्राप्त नहीं किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिखर धवन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। जल्द ही यानी हम हो सकता है कि कल या परसों से साइंस का भी सेट कंटिन्यू कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।